हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्स में। और आज हम बात करेंगे फिर एक बार हालांकि ये आईबीसी से रिलेटेड जजमेंट के बारे में सिलसिला मैंने पहले शुरू किया था और एक लेवल तक आके मैंने उसे मुझसे जितना हो सका आईबीसी के जजमेंट के बारे में मैंने बात भी की थी। लेकिन क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है, जो NCLAT यानी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है दिल्ली का, उससे जुड़ा हुआ ये मसला है, उन्होंने ये पास किया है। और ये जो बेंच है, जस्टिस राकेश कुमार जैन, नरेश सचदेवा एंड इंदिवर पांडे, इनकी बेंच का ये जो डिसीज़न है 14 अगस्त 2024 का है। और इसके बारे में काफ़ी ये लॉयर्स कम्युनिटी में या जो लीगल फील्ड से जुड़े हैं और ख़ास करके आईबीसी मैटर से जुड़े हैं या कॉर्पोरेट लॉ जो या तो कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करते हैं या कॉर्पोरेट में एज ए कंपनी सेक्रेटरी या लीगल पोजीशन में वो काम करते हैं, उनको उम्मीद है पता ही होगा। और क्योंकि चर्चा का विषय भी रहा है ये NCLT बॉम्बे का जो जजमेंट था उसको चैलेंज करते हुए NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये मसला जाता है। मुंबई बेंच का जो जजमेंट था, मुंबई बेंच नंबर 3 का जो कंपनी पिटीशन 12 मुंबई बेंच 2019, ये जो जजमेंट अंडर चैलेंज जो पास हुआ था वो 1 अप्रैल 2022 का जजमेंट था, जिसे NCLAT कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील नंबर 65 2022 अलॉन्ग विद जो IAS इंटरिम एप्लीकेशंस होते हैं वो उसका निवारण हुआ, डिस्पोजल हुआ। ये पूरा मैटर 14 अगस्त 2024 को एनक्लैट में। और जो पार्टीज़ है टाइटल वीनस पेट्रोकेमिकल्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सुनील M ठक्कर एंड अदर्स। जो मेन इशू है, जो फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैनॉट बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। Only being a family controlled companies cannot be a ground to treat these a quasi partnership यानी जो quasi judicial यानी पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टली जुडिशियल, वैसे क्वासाई पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप पार्टली कॉर्पोरेट। मेनली ये इंटरप्रिटेशन होता है, इफ द चेयरमैन यूजेस द कास्टिंग वोट नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी द मेंबर्स कैन चैलेंज द सेम। ये है इनकी फाइंडिंग। जो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस अगर मैं बात करूं तो ये उससे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंटर्स दे दूं कि वीनस पेट्रोकेमिकल बॉम्बे, इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी 21 जून 1995। द एंटायर शेयर होल्डिंग इज़ हेल्ड बाय द फैमिली ऑफ द टू ब्रदर्स एंड द शेयर होल्डिंग इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 50% एज टू 50 बिटवीन टू फैमिलीज। यानी कि ये फैमिली होल्डिंग कंपनी थी, 50% इक्वल शेयर होल्डिंग थी। अतुल M ठक्कर ग्रुप और सुनील M ठक्कर ग्रुप, ये दो फैमिली ग्रुप्स के बीच की ये होल्डिंग थी। अब उसमें जो अपीलेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने, वो अपीलेंट नंबर 1 वीनस पेट्रोकेमिकल्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड, अपीलेंट नंबर 2 अतुल M ठक्कर एक्स डायरेक्टर, और अपीलेंट नंबर 3 आनंद A ठक्कर डायरेक्टर ऑफ द वीनस पेट्रोकेमिकल, दैट इज़ अपीलेंट नंबर 1, जो कि अतुल M ठक्कर के बेटे हैं। अब जो दूसरी फैमिली ग्रुप थी सुनील M ठक्कर का,
ये जो सुनील एम ठक्कर खुद जो कि अतुल एम ठक्कर के ब्रदर हैं, फिर लोपा एस ठक्कर शेयर होल्डर है, वो वाइफ है सुनील एम ठक्कर की, और यशेश ए ठक्कर जो बेटे हैं सुनील ठक्कर की। तो ये फैमिली होल्डिंग कंपनी थी, ये बेसिक प्रीमाइस है। फिर जो फैक्ट्स है वो ये है कि द रेस्पोंडेंट नंबर 1 सुनील ठक्कर और अपीलर नंबर 2 अतुल ठक्कर were disqualified to continue to be a director of the company under section 166 subsection 4 of the Companies Act 2013, as they did not file financial returns within the time, and subsequently both have ceased to be director of the company, जो कि वीनस पेट्रोकेमिकल्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड है। एंड इवन ऑन द डेट द प्रेजेंट स्टेटस कंटिन्यूज, यानी कि सेक्शन 166 सब सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट का मैंडेट देता है कि जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न्स होते हैं वो टाइमली फाइल होने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू आर इनवाइटिंग एन डिस्क्वालिफिकेशन। सो वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन था, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो सुनील एम ठक्कर है और अपीलर नंबर 2 जो अतुल एम ठक्कर है, ये जो दोनों ब्रदर है, इनका अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था अंडर 166 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द वांट ऑफ नॉट फाइलिंग द फाइनेंशियल रिटर्न्स इन द स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैनर विच इनवाइट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन। फिर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट अरोज समवेयर इन 2015 where equal representation in the board based on 50% equity holding by the respondent number 1 and the appellant number 2 was allegedly sought to be changed by the appellant number 2 by way of inducting his son appellant number 3 in the board of directors of the company। अब क्योंकि ये फैमिली होल्डिंग थी, ब्रदर्स जो दोनों थे अतुल और सुनील, इनकी 50% इक्विटी इक्वल होल्डिंग थी, जिस 50% इक्वल होल्डिंग की स्टेटस को अतुल एम ठक्कर, ये एलिगेशन है, अतुल एम ठक्कर जो अपीलर नंबर 2 है, इन्होंने उस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की और अपने बेटे को उसमें इंडक्ट किया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो स्टेटस था 50% इक्वल होल्डिंग की सुनील और अनिल के बीच की, इस स्टेटस को उन्होंने चेंज किया by inviting or rather inducting his own son in the board of directors। अब होता क्या है, respondent number 1 wanted the respondent number 2 and his son to be in the board of director for equal representation which was denied by the appellant number 2। अब क्योंकि अनिल ठक्कर जो है, जिन्होंने अपने बेटे को इंडक्ट करके 50% इक्विटी होल्डिंग जो है सुनील और अनिल के बीच में, इस पर्टिकुलर कंपनी जो है जिसका नाम है वीनस पेट्रोकेमिकल, इसका जो स्टेटस होल्डिंग स्टेटस को चेंज किया, उसी के कारण, या हो सकता है ये मंशा उनमें पहले से रही हो, वो सुनील ठक्कर जो है, जो रेस्पोंडेंट नंबर 1, वो भी अपनी वाइफ को और बेटे को, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 है, इनको इंडक्ट करना चाहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें इक्वल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी। ऑब्वियसली वो इक्वल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही होगा जिस स्टेटस को, जिस रिप्रेजेंटेशन को अतुल ठक्कर ने डिनाई किया। The appellant number 2, despite objection by the respondent number 1 holding 50% of the shares, appointed his son appellant as a board of director using his casting vote। अब ये जो अतुल ठक्कर है, जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, सॉरी अपीलर नंबर 2 है, इन्होंने सुनील ठक्कर, जिनकी अपनी 50% होल्डिंग थी, उनका ऑब्जेक्शन था कि आप स्टेटस को चेंज नहीं करोगे और आप अपने बेटे को इंडक्ट नहीं करोगे। उस स्टेटस को एंटी करते हुए अपने कास्टिंग वोट का वीटो पावर यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास वीटो पावर था कास्टिंग वोट का, बीइंग अ चेयरमैन, वो उन्होंने कास्ट किया, जिसके तहत ये ऑब्जेक्शन के बावजूद इनको अनिल ठक्कर ने अपने बेटे को इंडक्ट किया, जिससे कि जो 50% होल्डिंग का जो स्टेटस है दोनों भाइयों के बीच में, अनिल और सुनील के बीच में, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया। और फिर और एक एलिगेशन होता है कि जो कि अनिल ठक्कर के खिलाफ ही था, was non-distribution of the dividend and the infusion of money in its
wholly owned subsidiary company in Dubai subsidiary company despite protest on the respondent one being loss making company। अब इस बिंदुओं को चर्चा करते हुए जो NCLT है वो कई सारे इश्यूज़ को फ्रेम करती है। उनमें से जो स्पेसिफिक इश्यूज़ की बात करूँगा, कॉन्टेक्स्ट जो था डिस्प्यूट का वो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट था। तो उन्होंने जो इश्यूज़ फ्रेम किए, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो जो उन्होंने एनालिसिस किया। फिर बाद में वेदर अपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट इशू, वेदर अपॉइंटमेंट और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी द कॉज ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जिसको उन्होंने आंसर दिया था, एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट शुड बी prejudicial to a member of the company and not against the director of the company. Technically and legally speaking, the appointment and the removal of director cannot be treated as an act of operation and mismanagement। पेज नंबर 81 पे इन्होंने पैरा नंबर 81 जो इनका जजमेंट है उन्होंने उसको ब्रीफली उसको डील किया हुआ है। फिर जो तीसरा इशू था, वेदर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड कैन बी अ ग्राउंड फॉर टू बी एन ऑपरेसिव एक्ट, तो उसको उन्होंने जो एनालिसिस करते हुए जो फाइंडिंग दी है। द अदर पॉइंट इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड और kept as a retained earning of the company। It is normally a financial decision taken by the company regarding use of profit at the end of the year। The profit is distributed as dividend to the shareholder as a reward for their investment in the company। However, occasionally the company may choose not to give the dividends and to keep the profit as a retained earning, which is being reflected as reserves and surplus, which enable the company to plug back for the development of the company। This non-declaration, ये finding है, this non-declaration of the dividend where per se cannot be a ground for to be an oppressive act। ये उन्होंने पैरा 82 में डील किया है, पूरा नरेट किया है और एनालाइज किया है। और the distribution of the dividend or otherwise is the financial and the corporate decision of the company and cannot be treated as an oppressive act। ये पैरा 97 में उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। The equity shareholder was always 50-50 by the appellants and the respondent, and even on the date continues to be same as such। There is no concept of the majority shareholder versus minority shareholder in the present appeal। तो ये आंसर दिया उस सवाल का, वेदर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड कैन बी ग्राउंड फॉर टू बी एन ऑपरेसिव एक्ट। फिर उनका अगला इशू था, वेदर द कंपनी आर इन नेचर ऑफ क्वासी पार्टनरशिप और नॉट। अब ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लेंथी इसका उन्होंने एनालिसिस किया है। जो मैं पर्टिकुलर पैराग्राफ्स कोट करूँगा। स्पेसिफिक, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म क्वासी पार्टनरशिप हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन टू द कंपनीज एक्ट एंड द सेम इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द कोड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। तो मतलब कि क्योंकि डेफिनेशन के एब्सेंटिज्म की वजह से हर एक कंपनी के पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस के बिहाफ पे क्वासी पार्टनरशिप का जो रेशियो है वो डिसाइड किया जाएगा। ऐसा पैरा 84 जो है उस जजमेंट में उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। और उन्होंने इब्राहिम वर्सेस वेस्टबॉर्न गैलरीज लिमिटेड एंड अदर्स इसका हवाला देते हुए 3 factors that might be present in case of quasi partnership, these are referred to as the core criteria for determining whether quasi partnership exists। उसमें से जो क्राइटेरिया 1 है, an association formed or continued on the basis of personal relationship involving mutual confidence। This element will often be found where a pre-existing partnership has been converted into a limited company in an agreement or understanding that all or some, for there may be a sleeping members or the shareholder shall participate in the conduct of the business। और थर्ड जो है, restriction upon the transfer of the members' interest in the company so that if the confidence is lost
or one member is removed from the management, he cannot take out his stake and go elsewhere. ये उन्होंने पैरा 85 में एनालाइज किया है इस जजमेंट का हवाला देते हुए, जिसको साइटेशन के नाम से हम अगर कहेंगे इब्राहिम वर्सेस वेस्टबर्न गैलरीज लिमिटेड एंड अदर्स 1972 ब्रैकेट कंप्लीट टू AIER 492 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर उन्होंने सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी पार्टनरशिप इन केस ऑफ संगमरीश P गायकवाड वर्सेस शांता देवी P गायकवाड किलपेस्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शेखर मेहरा NMSDC, राधा रमन वर्सेस MSD चंद्रशेखर राजा एंड अदर्स, और जो पेज नंबर 86 पे उन्होंने इसका हवाला देते हुए इसका डिस्कशन किया है। तो इस तरह से उन्होंने जो नेचर ऑफ क्वासी पार्टनरशिप जो है, क्योंकि फैमिली होल्डिंग होती है तो जो ग्लोरीफाइड पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जो प्रोप्राइटरी फर्म को ग्लोरीफाइड पार्टनरशिप कर देते हो, फिर पार्टनरशिप फर्म को ग्लोरीफाइड कंपनीज में कन्वर्ट करते हो, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप का जो नेचर है बिटवीन द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बाद में ग्लोरीफाई करके कंपनीज है, क्या वो क्वासी पार्टनरशिप है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया है और बड़ा लेंथी एनालिसिस है। वो पैरा 97, 95, 94, 92 में डिटेल में 91 और 86 इसमें उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस करते हुए द कास्टिंग वोट इज़ एडिशनल वोट गिवन टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टू ब्रेक द डेडलॉक इन द मैटर वेयर देयर इज इक्वालिटी ऑफ द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट। ऑब्वियसली जो कास्टिंग वोट का जो वीटो होता है वो चेयरमैन के फेवर में होता है और उसको राइट होता है डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, वो किसी भी जगह किसी भी पक्ष में वो वोट अपना वो डाल सकता है। द चेयरमैन इज़ नॉट ऑब्लाइज टू यूज हिज कास्टिंग वोट ऑलवेज and in all circumstances. The chairman is however expected to act in good faith while using his casting vote, and the casting vote cannot be used to overcome a decision taken by majority. In the present case, since there was no majority, being both the group holding 50% shareholding as such, it can be presumed that if the casting vote used by the chairman can tantamount if used not in a good faith, particularly if used only for creating the imbalance in the board composition or enhancement of his own remuneration, which precisely happened in the present case. उन्होंने पैरा 105 में इससे डील किया है। Casting vote was always used by the appellant number 2 for appointment of his son as a director and opposing son of the respondent number 2 as a director. For no other purpose the casting vote was used. Thus, the contention of the appellant number 2 regarding the importance of casting vote for a company is not found true and stands rejected. These circumstances certainly cannot be treated as the circumstances requiring to use the casting vote by the chairman in the given circumstances of the present case. If the chairman used the casting vote not in the interest of the company, perhaps the member of the company can challenge the same, which has not been done in the present case by the respondent number 1, ये पैरा 111 में उन्होंने डील किया है। मतलब कि अगर कास्टिंग वोट अगर उस तरीके से इन कंप्लायंस में नहीं है, उसको चैलेंज करना चाहिए था, जो कि इस प्रेजेंट केस में चैलेंज नहीं किया था। द अपीलेंट नंबर 3 वाज अपॉइंटेड बाय द अपीलेंट नंबर 2 यूजिंग हिज कास्टिंग वोट फॉर casting vote have been prior to his disqualification and further refusing the appointment of the other directors of the respondent number 1 who held equity 50% in the holding of the company affairs, again will tantamount to not in good faith and is prejudicial to the member of the company for participation in the management of the company. ये इनकी फाइंडिंग है पैरा 112 में। Thus, the adjudicating authority took decision to remove the casting vote in these extraordinary circumstances which created company imbalance in one set of 50% shareholding, taking all decisions for their own benefit and giving any right to other 50% shareholder. Based on the strength of the shareholding, one can legitimately expect to have a representation and say in the board of directors of the company if otherwise eligible under the Companies Act. तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्पोज करते हुए ऑपरेशन may take the different form and need not necessarily be for obtaining pecuniary benefit. It may be due to a desire to
obtain power and control or be merely vindictive. In this background, the decision of tribunal cannot be faulted. यानी कि मुंबई बेंच का डिसीजन करेक्ट था. Based on all above, we do not find anything illegal or beyond jurisdiction of the tribunal in passing the 3 directives contained in para 20 of the impugned order. In totality, we do not find any error in the impugned order. यानी कि impugned order को uphold किया. In line, the appeal is found to be devoid of any merit, therefore falls and stands dismissed. No cost. और ये जो अपीलेंट जो थे वो जैसे कि पहले ही बताया, ये पेट्रोकेमिकल कंपनी अतुल एम ठक्कर और आनंद ए ठक्कर, जिनके अगेंस्ट में जो जजमेंट था वो बॉम्बे बेंच का था. तो ओवरऑल जो है जजमेंट के डिटेल को पढ़ने की ज़रूरत होगी, और क्योंकि ये लेंथी जजमेंट है तो ये पूरा का पूरा जजमेंट जो है उसे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक समय सीमा के बाहर चले जाएगा. इसलिए मैंने आपको जिस्ट दिया और इसकी बेसिक फैक्ट्स और इसके समरी नरेशन को मैंने आपके सामने रखा. उम्मीद है आपका ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पसंद आया होगा और आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी. फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में किसी ऐसे ही कानूनी मसले को लेकर, किसी ऐसे ही कानूनी जजमेंट को लेकर बात करेंगे. तब तक लिए आप सभी से विदा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू.